हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है अभी। और मेनली आप रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे अगर सी एच एस एल एस्पिरेंट हो। एडमिट कार्ड स्टेटस मैक्सिमम रीजन्स का आ गया और जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे 4 दिन पहले। तो एक एक्सपेक्टेड पेपर हम सोल्व करेंगे सी जी एल सी एच एस एल 2020 के लिए। इससे पहले मैंने सी एच एस एल की जो 2019 की डिफिकल्ट शिफ्ट थी वो अलग से आपको सोल्व कराई दी थी, तो उसका सोल्यूशन आपने देख लिया होगा। सी जी एल के भी जो 2019 के पेपर हैं वो मैंने कहीं ना कहीं सोल्व करा रखे हैं आपको। तो जो ये पेपर बनाया गया है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यूज करके ही बनाया गया है। ठीक है, लगभग ऐसा सा पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा थोड़ा सा लाइट आएगा। ठीक है, तो अगर इसको पेपर के 25 में से 25 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस पेपर को सोल्व करने में हो सकता है अगर आप खुद से करोगे, जो कि इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको दे दूंगा, तो आपको हो सकता है 25 से 30 मिनट के बीच में लगे। ठीक है, इतना टाइम नॉर्मल है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा लगते हैं इसका मतलब आपकी स्पीड काफ़ी कम है। 25 मिनट में जिनकी स्पीड ठीक है वो 25 मिनट तक भी कर लेंगे, और जिनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है वो 30 मिनट तक कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इस पेपर में किसी को भी जो हम सोल्व कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, 25 के 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कराऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को यूज करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है वो फ्रेम्ड है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन वही है पूछे गए हैं। कोई ऐसे टफ क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर नहीं डाले कि बहुत ही अलग कंसेप्ट हो गया, आपने उस टाइप का कुछ देख ही नहीं रखा। तो क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व हो जाने चाहिए। अच्छा, अगर अभी तक आपने वो वाली प्लेलिस्ट नहीं लिखी एसएससी एग्जाम्स बेस्ट क्वेश्चन करके, इसमें 11-12 वीडियोज होंगी अभी, तो ये प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पिछले 2-3 साल में जो टीचर्स ने पूछे। राइट। बाकी आज शाम को 5 बजे अनकेडमी पे मेरी एक क्लास होगी जिसमें कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट कराऊंगा मैं आपको। एक क्लास के अंदर लगभग 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें टाइप वाइज हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो टीचर्स ने पूछे। जैसे आपने मेरी क्लास देखी होगी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, राइट, 5 घंटे की क्लास, उसमें सारे टाइप वाइज क्वेश्चन टीचर्स के करा देते हैं और पूरा क्रैश कोर्स की फॉर्म में। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। टाइप वाइज क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए जिसमें बार बार एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे कवर कर देंगे। ठीक है, और आपको छोटे तरीके से एग्जाम में कैसे करना वो भी वहाँ पे समझ आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही हमारी आज मंडे है तो आज 5 बजे क्लास है, कल ट्यूसडे कल भी एक 5 बजे क्लास होगी जिसमें एक्सपेक्टेड पेपर सोल्व करेंगे मॉक टेस्ट की फॉर्म में, और एक वेडनेसडे को क्लास होगी। ठीक है, उसका टाइटल मैं आपको कल ही बता दूंगा क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अनअकैडमी पे अगर आप फ्री क्लास देखते हो तो एनरोल कोड मांगेगा आपसे, अगर पहली बार जाओगे तो RB10 यूज कर लेना। बाकी जैसे एक्सपेक्टेड पेपर मैंने बहुत सारे अनअकैडमी पे भी सोल्व करा रखे हैं, तो वो क्लासेस की आप पीडीएफ लाइव क्लासेस वो सब देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल होगी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो देख रहे हो डायरेक्टली तो वीडियो को पॉज करें, पहले खुद ट्राई करना फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन में कहता है ए एक काम का 20% 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम का 33 1/3% 10 दिन में कर सकता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ए 20% काम 4 दिन में करेगा तो 100% काम कितने दिन में करेगा? आपको पता है 100% के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 को 5 से गुना कर दूंगा तो क्या मैं कह सकता हूँ ए काम का 100% मतलब पूरा काम ए कंप्लीट करेगा 20 दिन के अंदर। अगर मैं बी की बात करता हूँ 33 1/3% काम कर रहा है 10 दिन के अंदर, तो पूरा काम कितने में करेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 × 3। क्या ये मेरे पास बी पूरा काम कंप्लीट करेगा 30 दिन के अंदर? ये क्वेश्चन में दे रखा है। साथ मिलके दोनों ने 9 दिन तक काम करा, उसके बाद बचा हुआ जो काम था सी ने कंप्लीट करा 6 दिन के अंदर। हमें बताना है बी और सी साथ मिलकर काम का 75% कितने टाइम में करेंगे। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को? ए और बी का जो टाइम दे रखा है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो उसे टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा एलसीएम। अगर एफिशिएंसी की बात करूंगा, ए का एक दिन का काम, टोटल काम है 60, एक दिन में 20 काम करता है तो 60/20 ये हो जाएगा 3। ऐसे ही बी का एक दिन का काम निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2। साथ मिलकर दोनों काम करेंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे। कितने दिन तक साथ में काम किया? 9 दिन तक। तो 9 से गुना कर दूंगा तो कितना काम आ गया मेरे पास यहाँ पे? 45। 45 काम इन दोनों ने करा, 60 में से घटा दूंगा 45 काम को तो बचा 15 काम। कहता है बचा हुआ काम सी ने करा 6 दिन के अंदर, तो अगर सी की एफिशिएंसी को मैं सी मान लूं तो 15 काम सी ने 6 दिन में करा तो 6 सी के बराबर हो जाएगा ये। और सी की एफिशिएंसी मेरे पास आ जाएगी, 3 से काट दूंगा यहाँ पे 5/2। सी की एफिशिएंसी मिल गई। कहता है कि बी और सी साथ मिलके काम का 75% कितने टाइम में करेंगे। तो बी और सी मिलाना है, पी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 5/2 है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या ये मेरे पास 9/2 आ जाएगा ऐड करने के बाद। कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 9/2। मैं मान लेता हूँ ये डी डेज में पूरा का पूरा काम कंप्लीट करेंगे। कितना काम करना है इन्हें डी डेज के अंदर? टोटल काम का 75%। टोटल काम है 60, इसका 75%, वैसे तो 45 डायरेक्टली भी लिख सकते हो वरना 75% कितना होता है? 3/4। सोल्व करके आंसर बता दो। यहाँ पे 2 से काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 3 से काटूंगा तो ये 3 आएगा, 3 से काटूंगा तो ये 20 चला जाएगा, 20/2। डी की वैल्यू क्या मेरे पास यहाँ पे 10 आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया खत्म।
चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है PQRS। तो मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसे हम सर्कल के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये P होगा, ये Q होगा, ये R होगा और S होगा। क्वेश्चन में कहता है PQ रेशियो PS 3:4 है। तो PQ अगर मैं ये मान रहा हूँ उसे 3x मान सकता हूँ, और PQ रेशियो PS ये 3:4 है तो इसे 4x मान सकता हूँ। ऐसे ही आगे कहता है QR रेशियो RS 5:3 है, तो QR को मैं 5y मान सकता हूँ और यहाँ पे RS को मैं 3y मान सकता हूँ। बिल्कुल। क्वेश्चन में कहता है डायगोनल PR और QS इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट पॉइंट O। तो डायगोनल बना लेते हैं, एक डायगोनल ये बनाया, एक डायगोनल ये बनाया, ये दोनों डायगोनल एक पॉइंट को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें बताना है क्यू रेशियो OS की वैल्यू क्या होगी। अगर इसे M मान लो और इसे N मान लो तो मुझे इनका रेशियो बताना है क्या होगा। एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं M रेशियो इनकी बात करता हूँ, क्यू रेशियो QS, ये बराबर होता है मेरे पास, ये Q से निकल रहा है ना O पॉइंट तक, और यहाँ पे S से जा रहा है O पॉइंट तक, तो Q से लेके जो S पॉइंट तक ये लाइन जा रही है, इसका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है ये वाली साइड और ये वाली साइड के प्रोपोर्शनल। तो Q से लेके P तक और मेरा Q से लेके R तक, तो ये बराबर होगा 3x इंटू में 5y डिवाइडेड बाई, अगर n की बात करूंगा n प्रोपोर्शनल होता है मेरा जो ये वाली लेंथ जा रही और ये वाली लेंथ जा रही, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x इंटू में 3y। तो ये रिजल्ट आपको रखना है याद। क्लियर? अगर ये रिजल्ट याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। ये रिजल्ट कैसे आया ये मैं बता तो सकता हूँ आपको, अभी एक बार देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कैसे रिलेशन निकलता है, वो समझा दूंगा मैं आपको रिजल्ट, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। वरना याद रखना, इस पे काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर मुझे M रेशियो N बताना है तो आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 से 3 कट गया तो रेशियो आ जाएगा मेरा 5:4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो रिजल्ट याद रखना है। अगर मुझसे QO रेशियो OS पूछता तो हमने कहा QO रेशियो OS ये बराबर होगा मेरे पास Q से जो दो साइड्स जा रही है QP रेशियो इनटू में QR डिवाइडेड बाय मेरे पास SP, क्योंकि OS है तो S से जाएगा मेरे पास SP और S से जाएगा SR, इसके रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही होता है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा तो ये चीज होल्ड नहीं करेगी। जल्दी से मैं इसका छोटा सा आपको प्रूफ बता देता हूँ जिससे कि आपको ये चीज समझ आ जाए जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा। इस पे एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, सर्कल के अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये वाला एंगल मेरे पास क्या हो, थीटा हो, तो ये वाला एंगल कितना होता है, 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया ये, राइट। चारों साइड्स को नाम दे देता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था वही नाम यूज कर लेते हैं, QPRS, PQRS, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मेरे पास ये साइड दे रखी है, इसे मैं मान लेता हूँ A, इसे मान लेता हूँ B, इसे मान लेता हूँ C और इसे मान लेता हूँ D, तो मेरे पास PQR ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और रेशियो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR, आप कहोगे ये होगा हाफ ए बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में A इंटू बी साइन 180 माइनस थीटा, और नीचे अगर मैं इसका निकालता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ इंटू में C इंटू डी साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और यहाँ पे हाफ से हाफ कट जाएगा, क्या ये मेरे पास ए बी डिवाइडेड बाई सी डी आ गया, ठीक। तो ये इन दोनों ट्रायंगल का एरिया तो हमारे पास इस रेशियो में निकल के आ गया। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में डायगोनल भी था, मैं अगर इसे यहाँ पे मिला देता तो ये वाली वैल्यू हो जाती मेरे पास, इसे O मान लेता, तो QO रेशियो OS के बराबर, मैंने यही चीज कही थी आपसे, AB बाई सी डी किसके बराबर होगा, QO रेशियो OS। तो अगर मैं आपको ये प्रूव करके दिखा दूं कि जो मेरे पास इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो है ये किसके बराबर है, अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं
कि अगर ये वाली साइड m है और ये वाली साइड n है तो ये m रेशियो n के भी बराबर होगा, तो मेरा काम चल जाएगा। जो मैंने फॉर्मूला बताया वो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। अगर मेरे पास ये क्या हो गया, ये m रेशियो n दे रखा है, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को देखते हैं कि हम कैसे रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, मैं अगर ये Q P और S ट्राइंगल को देखता हूं, यहाँ पे मेरे पास क्या रिलेशन निकल के आएगा। आप कहोगे सर ये मेरे पास क्या एक सीवियन है, ठीक है, ये एक पूरा का पूरा ट्राइंगल दे रखा है। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करूंगा, इस ट्राइंगल का रेशियो NY होगा, तो मेरे पास इस वाले ट्राइंगल का रेशियो, ऊपर वाले ट्राइंगल का रेशियो क्या ये मेरे पास MY होगा। बिल्कुल रेशियो मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। जिस रेशियो में मेरा बेस होगा उसी रेशियो में मेरा एरिया स्प्लिट हो जाएगा। अगर मैं एक सीवियन ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैं ट्राइंगल में कहता हूँ ना, मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है और मैंने यहाँ पे क्या करा, एक मीडियन, एक सीवियन डाल दी, कोई भी एक लाइन डाल दी, मान लो ये पॉइंट दे दिया M। तो अगर ये मेरे पास 3:4 होता है, तो ये ट्राइंगल का एरिया का रेशियो 3:4 में स्प्लिट होता है ना, वही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ये N है तो ये NY होगा, और ये वाला मेरे पास M है तो ये MY रेशियो हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं कौन से ट्राइंगल को देख रहा हूँ, अब मैं इस ट्राइंगल को देख रहा हूँ। यहाँ से ये गया और ये गया, जो ब्लैक से बनाया मैंने, ठीक है। इसमें ये मेरा सीवियन की तरह काम करेगा। तो इस ट्राइंगल का रेशियो कितना होगा मेरे पास, इसे मैं MX मान लूं अगर, तो ये वाला एरिया मेरे पास NX हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर अब कंपेयर करूं मैं यहाँ पे, आप ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल PSR के एरिया को कंपेयर करते हो, तो ये तो मेरे पास PQR का एरिया तो क्या हो गया, MY है प्लस MX है, तो MY प्लस X हो जाएगा। और नीचे अगर मैं देखता हूँ PSR के एरिया को कंपेयर करता हूँ, तो NY है और ये NX है, तो NX प्लस Y हो जाएगा। X प्लस वाई से X प्लस वाई कैंसिल, रेशियो आ जाएगा मेरे पास M रेशियो है, ठीक है। तो हमने कहा इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर है, वो M रेशियो N के बराबर है। और M रेशियो N मेरा किसके बराबर हो गया, फिर AB इंटू CD के बराबर हो गया। क्लियर। तो एक बार दोबारा देखना इसे, अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है यहाँ पे तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसका एक स्पेशल केस भी बनता है हमारे पास, वो भी देख लो। अगर मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने क्या करा है यहाँ पे, ऐसे कुछ दे रखा है, क्वेश्चन में कहता है मैंने ये लाइन बनाई और ये बनाया, इसे नाम दे देते हैं, ये मैंने दे दिया से PQRS, ठीक है। और ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में कई बार कहता है जो मेरे पास QS जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है PR को, ठीक है, इक्वल पार्ट में। अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो ये 1:1 हो गया। अगर ये मेरे पास 1:1 हो जाएगा तो जल्दी बताना, ये मेरे पास अगर साइड मैंने A माना है, ये B माना है, ये C माना है, ये D माना है, तो आप कहोगे 1/1 किसके बराबर, A इंटू बी डिवाइडेड बाई C इंटू डी। तो उस पर्टिकुलर केस में AB बराबर हो जाता है मेरा CD के, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो मैंने ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको समझा दी यहाँ पे। वैसे प्रूफ नहीं कराना चाहिए था, प्रैक्टिस बैच है, लेकिन कोई नहीं, आप आगे पीछे कर सकते हो वीडियो को। जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं उन्हें समझ आ जाए, टारगेट यही है। चलो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, साइन 3A मुझे दे रखा है cos A प्लस 10 डिग्री के। 3A हमें एक एक्यूट एंगल दे रखा है, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। 2 cosec 3A/2 6 sin स्क्वायर 3A माइनस 3/2 10 स्क्वायर 3A, ठीक है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, आप ये चीज देखो, कोस और साइन कब इक्वल होते हैं, हमें पता है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, साइन 3A को कोस 90 माइनस 3A लिख सकता हूं मैं। और अगर ये कोस 90 माइनस 3A है और इधर भी मेरे पास कोस A प्लस 10 है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये दोनों एंगल मेरे पास बराबर हो गए तो 90 माइनस 3A बराबर हो जाएगा A प्लस 10 के, और आंसर कितना आ जाएगा, A उधर चला जाएगा तो 4A किसके बराबर, 90 में से 10 घटाऊंगा तो ये 80 होगा, और A की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 20। अब A 20 मिल गया तो यहाँ पे पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे हमें चीज मैंने आपको बताई बेसिक से, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह का कोस और साइन इक्वल्स टू के पीछे आगे पीछे दे रखे हो, कुछ मत करना, इन दोनों के सम को 90 के बराबर कर देना। ये 3A है मेरे पास, ये A प्लस 10 है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 3A प्लस A प्लस 10 किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर हो गया, ठीक है। ये याद रखो, मैं आपको एक रिजल्ट फॉर्म में से लिखवा देता हूँ,
अगर मेरे पास नेक्स्ट पेज लेता हूँ, साइन ए इक्वल्स टू साइन कोस बी, टेन ए इक्वल्स टू मेरे पास कोट बी, सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी, कुछ भी ऐसा दे रखा हो या इंटरचेंज कर लो, ए और बी कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, बी धरा सकता है, ए धरा सकता है। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो इन सभी केसेस में क्या होता है, ए प्लस बी मेरा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ये याद रखना, ठीक है। क्यों होगा 90 डिग्री के बराबर, आप देखोगे जैसे साइन ए है, अगर ये कोस बी के बराबर है, साइन ए को कोस 90 माइनस ए लिखूंगा मैं, और 90 माइनस ए लिखूंगा तो ये कोस बी के बराबर है। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस ए मेरा किसके बराबर, बी के बराबर हो जाएगा, और ए प्लस बी 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी केसेस में ऐसा होता है, जब भी इक्वल्स टू करके दे रखा हो, आप डायरेक्टली ये रिलेशन यूज करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर ए प्लस बी हमें ऐसा कुछ दे रखा है, ए प्लस बी हमारा 90 तब भी होता है जब साइन ए सेक बी 1 के बराबर हो, तब भी ये रिलेशन यूज होता है हमारे पास। अगर मुझे कोस ए कोसेक बी दे रखा हो 1 के बराबर, या फिर मुझे टेन ए टेन बी कोट ए कोट बी, अगर ये मुझे क्या दे रखा है, मैं उल्टा भी कह सकता हूं, अगर ए प्लस बी 90 है तो ये 1 के बराबर होगा, वरना अगर ये मुझे 1 के बराबर दे रखा है, इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। ये आप बेसिक से ट्राई कर सकते हो, कोई भी एक केस चाहो तो मैं बता देता हूँ। मैंने एक केस उठाया ये वाला, कोट ए कोट बी कोस, चलो ये तो आसानी हो गया बहुत ज्यादा, मैं ये वाला उठा लेता हूँ, कोस और कोसेक वाला, ठीक है। ये कोस है, कोस ए है, अब कोसेक बी को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन बी लिख सकता हूँ, और इक्वल्स टू 1 बराबर हो जाएगा, कोस ए इक्वल्स टू साइन बी आ गया। क्या ये वही रिलेशन बन गया जो हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, ठीक है। तो वन एंड द सेम थिंग इस फॉर्म में दे रखा, तब भी हमें डायरेक्टली ही अपना आंसर निकालना है। बैक टू माई क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है, अब यहाँ पे इतना हमने पार्ट सोल्व कर लिया। इस टाइप के बहुत पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है 2019 का। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 कोसेक 3a डिवाइडेड बाई 2, तो 3 है तो 60 होगा, 60 भाग 2 30 होगा। 2 कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 साइन स्क्वायर 3 है, साइन 60 का होल स्क्वायर ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, तो 6 इंटू में 3/4 आएगा, माइनस में मेरे पास 3/2, और यहाँ पे है 10 स्क्वायर 3 है, तो 3 है तो 60 हो गया, 10 स्क्वायर 60 बराबर हो जाएगा मेरे पास 3 के बराबर, ठीक है। सोल्व करके आंसर बता देंगे, 4 प्लस यहाँ पे काटूंगा तो मेरे पास 9/2 है, माइनस में 9/2 है, ये कट जाएगा, बचेगा 4। 4 इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है, सीजीएल 2019 टीयर 2 के मेंस्ट्रुएशन के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, सीजीएल 2018 टीयर 2 के भी करा दिए थे, मेंस्ट्रुएशन में वो भी देख लोगे, मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाएंगी वहां से, ठीक है, टीयर 1 के हिसाब से। क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इतना, लेंथ ऑफ डायगोनल हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। अच्छा क्यूबॉइड की बात करें तो डायगोनल जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एक वर्टेक्स से अपोजिट वाली वर्टेक्स पूरी की पूरी है, दिस इज माई डायगोनल, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है मेरे पास, डायगोनल की वैल्यू, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, √L² प्लस B² प्लस H², वेयर ये लेंथ है मेरे पास, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। तो सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट L प्लस B प्लस H, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है डायगोनल की वैल्यू, और यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का होल स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया के बराबर, ठीक है। अब डायगोनल क्या होता है, आप बेसिक से अलजेब्रा वाला भी लगा दोगे, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर है, L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL, तो ये तो वो बन गया, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया बन गया, और ये मेरा डायगोनल का होल स्क्वायर बन गया। तो ये फॉर्मूला यूज करना, आंसर बताना डायरेक्टली। तो ये 20 का होल स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 है, डायगोनल का 12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास टोटल सरफेस एरिया। खत्म हो गया क्वेश्चन, 400 में से 144 घटाएंगे तो 256 ही बचेगा ना, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का है, मैक्सिमम यही टाइप रिपीट हुआ है आजकल 2019 टीयर 1 में।
देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे पास 7500 रुपए हैं, ये बन जाते हैं 8748 रुपए 2 साल के अंदर। कुछ सर्टेन रेट रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का उस पे। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम सम पे, अगर मैं पैसे को 4 3 भाग 5 साल के लिए निवेश करूं एट डबल दी अर्लियर इंटरेस्ट रेट। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा एक चीज बताओ, हमेशा मैं प्रिंसिपल को क्या मानता हूँ, 100% मानता हूँ। ठीक है, एक छोटे से आइडिया से बता रहा हूँ मैं आपको। राइट, अगर सिंपल इंटरेस्ट मुझे इतने सालों का बताना है तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगी, क्या ये 5 × 20 + 3 23/5 आएगी, जो टाइम की वैल्यू दे रखी है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आपको रेट के अंदर कभी डिनोमिनेटर में 23 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। प्रिंसिपल की वैल्यू मुझे 7500 दे रखी है, तो मैं कह सकता हूं जब भी मैं इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या वो 23 का मल्टीपल होगा? ठीक है, आप ये चीज देख सकते हो, ये बहुत सिंपल है चीजें देखनी। अगर यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू होती, 3 होता न्यूमरेटर में, तो हम नहीं कहते डिनोमिनेटर में 3 मिल जाता, रेट में मिल सकता है 3। ठीक है, बट ये तो 23 है, 23 तो रेट में आने के चांसेस ही बहुत कम है, डिनोमिनेटर में 23 दिखे, तो मेरा आंसर 23 का मल्टीपल होगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन एडिट आया था, तो मैं 23 के मल्टीपल चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ 4 ऑप्शन में क्या होंगे। ठीक है, आप देखोगे क्या ये मेरा 23 से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या ये मेरा 23 से कट रहा है? 230 नहीं कटेगा ये भी। क्या ये मेरा 23 से कट रहा है? 480 और उसके बाद 460 92 कट रहा है 23 से। क्या ये 23 से कट रहा है? 230 और 46 कट रहा है। तो मेरे पास दो ऑप्शन ही ऐसे हैं जो 23 से कट रहे हैं, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। अब दोनों ऑप्शन तो बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, आसपास होते तो मुझे दिमाग लगाना पड़ता ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा दूरी है तो अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकाल सकता हूं मैं। आप देखोगे, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बेसिक से तो पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। सम दे रखा है इतना और 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज, टोटल जो अमाउंट बना वो इतना बना, कितने रुपए का ब्याज मिल गया आप देखो जल्दी से 2 साल के अंदर मेरे पास। यहाँ पे आप देखोगे 7500 रुपए पे 8748 रुपीज बने हैं, तो लगभग मेरे पास 1248 रुपए का ब्याज मिला है 2 साल के अंदर 7500 रुपए पे। अप्रोक्सीमेटली आप देखो कितना हो सकता है ये इसका परसेंट, 1% की वैल्यू 75 होगी। ठीक है, पूरा ही निकाल लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे पूरा ही कर लेता हूँ। चलो 1% की वैल्यू मेरे पास 75 होगी, 75 से डिवाइड कर दूंगा 1248 को, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे पहले 3 से कट जाएगा, ये 25 हो गया, और यहाँ पे 3 से काटूंगा तो 416। अब 25 से काट लो, 25 एकम 25 जाएगा, फिर 166 6 जाएगा, फिर 160 बचेगा 0.6, और फिर मेरे पास 10 4। जो 2 साल का इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो 16.64 आया। आप देखते कह सकते हो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 2 ईयर का सीआई इतना है, तो 2 साल का 16.84 है, तो 1 साल का कितना होगा। आप अगर 8% ब्याज की दर रखते तो 8 + 8 + 8 इंटू 8/100 मेरा कितना आता, इतना बनता। तो ब्याज की दर मेरे पास कितनी आ गई, 8%। ठीक है, अगर ब्याज की दर यहाँ पे मेरे पास 8% आई है, डबल ब्याज पे चलना है, पैसा अब डबल ब्याज पे लगाया गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे जब पैसे दूंगा तो वो 2R हो जाएगा मेरा 16%। ब्याज की दर हमारे पास 16% चल रही है, तो 1 साल में मुझे जो असल वैल्यू है इसका 16% ब्याज के तौर पे मिलेगा। और यहाँ पे 4 साल से ज्यादा की बात कर रहे हैं, 16 चौक कितना हो जाएगा मेरे पास, 64 से ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब जो मुझे ब्याज मिलेगा आप रफली कह सकते हो कि इसके 50% से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 64% से ज्यादा मेरा एक्चुअल ब्याज मिलेगा, तो ये 2760 तो नहीं हो सकता। इसका 50% निकालूंगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, वो 3550 बन रहा है लगभग। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी बेसिक से, आप कहोगे 100% की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है, 7500 है, तो 1% की वैल्यू 75 आई थी। हमें टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 16% ब्याज की दर है, टाइम है 23/5 साल, तो 16 इंटू 23/5 इंटू में 75। ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 5 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 15 बनेगी, 15 इंटू 16 240 बन गया, इंटू 23। सोल्व कर लो, इसके बाद तो जीरो आ जाएगा, 23 का स्क्वायर प्लस 23 है तो 529 प्लस 23 करेंगे तो 552 बनेगा। ठीक है, ये पूरा ही मैंने बेसिक से ही कर दिया, बाकी अप्रोक्सीमेटली भी आप निकाल सकते थे। 23 का मल्टीपल ऑप्शन में दो वैल्यूज थी, एक वैल्यू होती तो डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता हमारा। दो वैल्यूज हैं तो फिर हम अप्रोक्सीमेशन से जा सकते हैं लगभग कितना परसेंट मेरी वैल्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास
स्कूल एक्स से कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए एक एग्जाम के अंदर, और उसमें 30% फेल हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें स्कूल वाइज से 150% ज्यादा लोग अपीयर हुए जो दो स्कूल एक्स से अपीयर हुए थे, और उसमें 80, आगे कहता है कि 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से मिला के अगर टोटल 80% स्टूडेंट्स हुए हैं जो टोटल पास हुए हैं, तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम वाई, वाई स्कूल से कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है। एक बार दोबारा रीड करते हैं, मैं स्टेटमेंट के साथ चलता हूँ। मेरे पास दो स्कूल दे रखे हैं एक्स और वाई। क्वेश्चन में कहता है स्कूल एक्स से 30% स्टूडेंट फेल हो गए, तो मैंने मान लिया स्कूल एक्स के अंदर 100 लोग हैं। अगर इसमें फेल और पास की बात करूंगा, फेल हो गए मेरे पास 30%, मतलब 30, और पास कितने हुए होंगे 70। स्कूल वाई से कितने लोग अपीयर हुए हैं, ये 150% ज्यादा अपीयर हुए हैं, तो इसका 150% तो 100 का 150 ही बनेगा, तो स्कूल वाई से 250 लोग अपीयर हुए होंगे। आगे क्या था, जो लोग अपीयर हुए हैं स्कूल एक्स और वाई मिला के, तो एक्स और वाई मिला के कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, 350 हुए हैं। इसमें 80% स्टूडेंट्स पास हो गए। 80% निकालूंगा तो इंटू 80 करना पड़ेगा इसका। 80% तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 35 इंटू 8 करूंगा तो 7 चौक 28, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 280। टोटल जो दोनों स्कूल से मिला के पास स्टूडेंट्स हैं वो इतने हैं। हमसे पूछा है कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं स्कूल वाइज से, ठीक। अच्छा, अगर टोटल पास स्टूडेंट्स मेरे पास इतने हो गए 280, तो टोटल फेल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, क्या टोटल फेल स्टूडेंट 70 रह गए दोनों स्कूल से मिला के। स्कूल एक्स से फेल कितने हुए, 30 हुए हैं, तो स्कूल वाई से फेल कितने होंगे, क्या ये 40 हुए होंगे, ठीक है। हमें ये वाली वैल्यू बतानी है कि कितने परसेंट लोग फेल हुए स्कूल वाई से, तो 40 भाग 250 इंटू में 100 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे, एक जीरो से जीरो कट गए, यहाँ से काटूंगा तो 4 4 चौक 16, क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए हमें कितने डिग्री का, 90 डिग्री का दे रखा है। तो ये वाला एंगल हो गया मेरे पास 90 का। ए बी मुझे 16 दे रखा है, तो ए बी और सी कहीं भी ले लो, बी मैंने यहाँ पे ले लिया, या फिर बी यहाँ पे ले लेता हूँ, ये सी यहाँ पे ले लिया। तो मेरे पास ए बी ये 16 दे रखा है, ए सी मुझे दे रखा है 12। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट यहाँ पे मुझे डी दे रखा है। डी ई परपेंडिकुलर टू सी बी, डी से एक सी बी पे परपेंडिकुलर डाला मैंने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। हमसे पूछता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है कितना होगा, ठीक है। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे जब भी एक ट्राइंगल के अंदर एक और लाइन यूज करके एक छोटा ट्राइंगल बनाया जाए, तो आपको पता है वहां पे कहीं ना कहीं सिमिलरिटी लग रही होती है। अगर हमें दो एंगल इक्वल मिल जाए, आप देखोगे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और अगर ए बी सी और इसे सी डी ट्राइंगल को देखूं तो ये वाला एंगल कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास दो ट्राइंगल सिमिलर निकल के आ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ सी ई डी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा किसके, सी ए बी ट्राइंगल के, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए दो एंगल इक्वल आ गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर तो इनके एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी पता है। अच्छा, क्या मुझे इस वाले ट्राइंगल का एरिया पता है एबीसी का, आप निकाल सकते हो। आप कहोगे सर इसका ट्राइंगल तो मेरे पास एरिया कितना हो जाएगा, अगर मैं रेशियो यूज करता हूं यहाँ पे, तो इस एबीसी ट्राइंगल का एरिया तो है मेरे पास यहाँ पे हाफ इंटू 16 इंटू में 12, ये वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 16 96। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए बी या ए बी सी, रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, इनके साइड के रेशियो के बराबर। अच्छा, डी में जो मिड पॉइंट दे रखा था अगर ए सी का, तो ये वाली वैल्यू डी सी कितनी होगी, क्या ये 12 है तो ये 6 हो जाएगी। अब मुझे इसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड पता है। अब इस वाले ट्राइंगल में क्या मैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। ये 12 है, ये 16 है, ये कितना हो जाएगा, 20 के साथ ट्रिपलेट बनाएंगे। ये मेरे पास 4 इंटू 3 है, ये मेरे पास 4 इंटू 4 है, तो ये 4 इंटू क्या होगा, 5 होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट बनाएंगे, 4 कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में ये 6 है और बड़े वाले में ये 20 है, इसके होल स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन मेरा खत्म की तरफ जा रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मुझे पता है ये कितना है, 96 है। इसे 2 से काट दूंगा तो ये 3 बचेगा, ये 10 बचेगा। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, और ये हो जाएगा 100 भाग 9। अब मुझे क्या करना है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी ये किसके बराबर, 96 इंटू 9 भाग 100 के।
अच्छा एक तरीका तो ये है, मैं इसे काट लेता 4 से फिर सोल्व करता, इससे बढ़िया है देखो पॉइंट में वैल्यूज बतानी है, 2 जीरो है, हमें पता है पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आएंगे, 4 ऑप्शन में 2 वैल्यू दे रखी है, यूनिट डिजिट सबकी डिफरेंट है, यूनिट डिजिट निकाल लो, 9 6 54 होगा, यूनिट डिजिट 4, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आएगा, पॉइंट के बाद जो लास्ट वैल्यू होगी 4, तो क्या ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन हो गया खत्म, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलें आगे। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें ओ दे रखा है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसकी वर्टिसेस इस सर्कल पे पड़ रही हैं, तो मैंने एक ट्राइंगल डाल दिया, ये पी क्यू आर है, इसका सेंटर मुझे ओ दे रखा है, एस आर इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट आर, एक ऐसी एस आर मैंने एक टेंजेंट बनाई जो सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट आर, यहाँ पे टेंजेंट पड़ रही है, क्यू आर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ओ आर एस को, तो यहाँ पे जो क्यू आर लाइन है ये ओ आर एस को, अगर ओ आर एस मैंने ये एंगल बना लिया तो क्यू आर इसे बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है, हमें एंगल आर पी क्यू बताना है, ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। कैसे करेंगे आप जल्दी से बताओ, अगर ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है क्यू आर तो ये वाला एंगल 45 डिग्री का होगा, आधा हो जाएगा इसका, ये भी 45 हो जाएगा। अगर मुझे ये वाला एंगल बताना है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डायरेक्टली लग जाएगी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, मेरे पास एक सर्कल है, अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ और मैंने एक कुछ ऐसा बना दी, एक टेंजेंट बना दी, तो ये एंगल बाइसेक्टर कहती है कि थ्योरम कहती है, अगर ये सॉरी एंगल सेगमेंट थ्योरम की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं, एंगल सेगमेंट थ्योरम, राइट। तो अगर मेरे पास ये वाला एंगल थीटा है तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट जिस कोड पे ये वाला एंगल बना रही है उसके सामने वाला एंगल भी मेरे पास क्या होता है, थीटा होता है, तो अगर ये 45 है तो ये वाला भी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से मेरे पास ये वाला एंगल भी 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नाम लिख देता हूँ, मैं कुछ और ही बोल रहा था अभी। चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर मार्क्ड हो गया, ये तो अच्छा क्वेश्चन था, ये अभी CHSL 2020 के स्टार्टिंग में हुआ था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, वैल्यू चेंज करके बनाया गया था। क्वेश्चन में क्या था, एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड से ए और बी का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 80, सारी साइड्स हमें इंटीजर्स दे रखी हैं, हमें बताना है कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं। अगर मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी सी, तो दो साइड मेरे पास ये ए हो गई, ये बी हो गई, ठीक है, इनका प्रोडक्ट ए इंटू बी मुझे 80 दे रखा है, हमें बताना है कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं, ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ सी, ठीक। अच्छा अगर सारी की सारी साइड्स इंटीजर हैं तो मुझे जल्दी से बताओ ए और बी क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। आप कहोगे सर पहले तो ए 1 वैल्यू ले लेगा, तो मेरे पास बी क्या वैल्यू लेगा, बी 80 ले लेगा, तो मेरे पास 80 बन जाएगा, फिर ए को 2 रख दूँ तो बी 40 हो जाएगा, ए को मैं 3 से तो कटेगा नहीं 80, अगर इंटीजर्स वैल्यू लेनी है तो ए 4 होगा तो ये 20 हो जाएगा, फिर मैं इसके बाद 5 ले लूंगा ए को, तो बी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 16 हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे इसे 8 ले लूंगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, तो ये 10 हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू कुछ और रख सकता हूँ इसके अलावा, नहीं रख सकता। ए की वैल्यू जो मेरे पास आ सकती है वो 1 2 4 5 और 8 ही आ सकती हैं, और करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू ही होंगी, वरना आप उल्टा कह सकते थे सर बी की वैल्यू आप ये रख लो, ए की वैल्यू ये हो जाएंगी, तो लेकिन ट्राइंगल्स तो मेरे पास फिर सेम ही बनेंगे ना, अगर ए और बी की वैल्यूज को मैंने इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि सी की वैल्यू ए और बी की वैल्यू पर डिपेंडेंट होगी ट्राइंगल के अंदर, राइट। तो मैंने कहा ये केसेस बनेंगे कि अगर मेरे पास ए और बी का प्रोडक्ट इतना है तो ए और बी ये वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल पेयर चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब सी की वैल्यू क्या हो सकती है, आपने एक रूल पढ़ा होगा ट्राइंगल के अंदर, हमारे पास जो थर्ड साइड होती है वो क्या होती है, उसकी लेंथ बड़ी होती है मेरी किससे, इन दोनों के डिफरेंस से, इनमें जो भी बड़ा हो, मैं मान लेता हूं अगर मैंने यहाँ पे जैसे आप देखो एग्जांपल में बी बड़ा लिया है, तो बी माइनस ए से तो बड़ी होगी, और ये छोटी होगी किससे, बी प्लस ए से, ठीक है, तो सी की यही वैल्यू आ सकती है मेरे पास यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं ए और बी की 80 वैल्यू, एक और 80 वैल्यू रख रहा हूँ, तो आप क्या बता सकते हो यहाँ पे
सी कितनी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि जितनी वैल्यू सी ले पाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उतने ही मेरे पास ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, अगर मैं केस 1 मान लूँ। तो आप कहोगे यहाँ पे सर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे घटा दूँ 80 में से एक को घटाया तो ये 79 आएगा, और यहाँ पे अगर मैं 80 में से एक जोड़ूंगा तो 81 आएगा। ठीक है, अब सी इनके बीच में कितनी वैल्यू ले सकता है, तो आप कहोगे सिर्फ सी के पास एक ही वैल्यू बच रही है, 79 से बड़ा 81 से छोटा, सी सिर्फ 80 वैल्यू ले सकता है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे, एक होंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पे निकालूंगा, जैसे 2 और 40 है, 2 बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट करेंगे, ये सब ऐसे एक एक करके काउंट नहीं करते, ऐसा करने लग गया तो एग्जाम में हो गया पेपर, कभी सोल्व नहीं होगा। अगर मैं 2 और 40 रख रहा हूँ तो आप कहोगे मेरे पास जो सी की वैल्यू है वो 42 से छोटी होनी चाहिए और 38 से बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे पास कितना रिलेशन आएगा, आप कहोगे ये 39 ले सकता है, ये 40 ले सकता है, ये 41 ले सकता है, 3 वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, अब ये आएगा कैसे, ठीक है, ऐसे कर करके हम एक एक करके निकालते रहेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा कि एक एक गिन रहे हैं हम। देखो हमारे पास डायरेक्ट तरीका होता है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल की 2 साइड्स दे रखी है और मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे, फॉर्मूला होता है इन दोनों में जो छोटे वाली साइड होती है ना, छोटे वाली साइड क्या है 1, तो मैं कहूंगा जो मेरे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे वो बनेंगे, यहाँ पे ए को छोटा माना है मैंने, तो 2a-1 बनेंगे हर एक केस में। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूंगा ये बनेंगे मेरे 2 इंटू में 1 माइनस 1। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं तो ये बनेंगे 2 इंटू में 2 माइनस 1। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, ये बनेंगे 2 इंटू में 4 माइनस 1, मतलब इतनी वैल्यूज सी ले सकता है इस केस में। इस केस में सी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, ये होगा 2 इंटू में 5 माइनस 1, और इस केस में निकालूंगा तो ये होगा 2 इंटू में 8 माइनस 1। इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता चल जाएंगे कि कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है। ठीक है, आप चेक करके देखो, यहाँ पे मैंने 1 निकाला था, 2 इंटू 1 माइनस 1 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 3, ऐसे यहाँ पे निकालूंगा। इन सबको पूरा पूरा या तो एक एक करके सोल्व कर लो, छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे कर भी सकते हैं बेसिक से, कि मेरे पास ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7, ये मेरे पास हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 1 9, और ये हो जाएगा मेरे पास 16 माइनस 1 15। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो, कितने बनेंगे मेरे पास, 7 और 3 10 11, 20 और 15 35। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, वरना आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, एक बार आपको ये चीज समझ आ गई तो मुझे पता आंसर क्या आएगा, इन सबको ऐड करूंगा तो 2 तो सब देखो सब में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, फिर मेरे पास सम में क्या बचेगा, 1 2 4 5 8, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, और यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यूज है, 5 है, माइनस 1 5 बार आ रहा है तो -5। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे हम, ऐसे करेंगे तब भी मेरे पास ये 40 बनेगा, -5 35 आ जाएगा, जैसे मर्जी कर सकते हो। एक बार समझ आ गया ना कैसे करना है तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका होमवर्क वाला पार्ट दे रहा हूँ मैं, सोचना है आपको ये कि कैसे हमने ये वाली वैल्यू निकाली कि 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू -1। अगर आपने पढ़ रखा है तो डेफिनेटली पता होगा, मुझसे पढ़ा है तो भी करवा रखा है। बाकी जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा वो थोड़ा सा सोच के बताना कि हम क्यों करते हैं ऐसा, कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को 2 से गुना करा और -1 कर दिया, इतने ही ट्राइंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक एक ट्राइंगल मुझे दे रखा है, एक साइड दे रखी है मुझे 721 और एक साइड दे रखी है मुझे 1578। मुझे बताना है कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, अगर ये जो मेरे पास थर्ड साइड है इंटीजर वैल्यू ही लेगा, तो इसका मेरा डायरेक्ट आंसर होता है कि सी कितनी वैल्यू ले सकता है, ये होगा 2 इंटू में छोटे वाली साइड ये 721 -1। दिस इज माई आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, करो ट्राई। क्वेश्चन में कहता है x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 0 के बराबर, x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। सोल्व करेंगे सबसे पहले तो, अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए तो x प्लस 1/x निकालेंगे तभी सोल्व कर सकते हैं आगे। तो सोल्व करा, x की पावर 8 प्लस 1 किसके बराबर, 34 x स्क्वायर के बराबर, x की पावर 4 के बराबर, x की पावर 4 से डिवाइड कर दो सब जगह, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये किसके बराबर, 34 के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, क्या ये अंडर रूट में 34 प्लस 2 होगा, और ये 36 दे देगा मुझे। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे ये अंडर रूट में हो जाएगा मेरे पास 6 प्लस 2, और ये हो जाएगा रूट में 8। आपको पता है जब हम x प्लस 1/x की बात करेंगे तो मेरे पास देखो x² ये पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव का सम कर रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेकिन x का भी हमें नहीं पता कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये प्लस माइनस का साइन लगाते हैं जब हम बैकवर्ड मूव करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था x सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये प्लस माइनस का साइन हटके सिर्फ प्लस मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया प्लस √8। हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी,
तो x प्लस 1/x अगर मेरे पास v होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, ये होता है v स्क्वायर माइनस 3। तो ये मेरे पास अगर ये 8 है तो ये रूट एट का होल स्क्वायर 8 माइनस 3 आ जाएगा 5√8। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब ये वैसे मैंने रूट 8 देख लिया था ऑप्शंस के अंदर, 4 ऑप्शन में रूट 8 दे रखा था, इसलिए मैंने रूट 8 को कन्वर्ट नहीं करा, वरना मैं रूट 8 को 2√2 लिख के करता सोल्व, तो यहाँ पे लंबा हो जाता फिर वो। अगर यहाँ पे √2 की फॉर्म होता तो मैं √2 में कन्वर्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे रूट 8 की फॉर्म में दे रखा तो रूट 8 में ही कर लिया मैंने सोल्व। ठीक है, आप भी एग्जाम में ऐसे ही कर लिया करो, बाद में चेंज कर लेना अगर चेंज करना भी पड़े। मान लो यहाँ पे रूट 8 की जगह मेरे पास √24 भी होता ना, तो आप √24 मान के सोल्व कर लो, आपका आंसर क्या आ जाता है, 24 में 3 घटाए 21√3, 21√24। ठीक है, यही आ जाता है, इसमें से 3 घटाते 24 में से तो ये वाला पार्ट, और ये √24। अब इस यहाँ से 24 में से बाहर निकाल लो, ये 2√3 होता है, तो वैल्यू क्या आ जाती है, सॉरी ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 2√6, तो बाहर आ जाता 42√6। ठीक है, तो अगर √24 होता तब भी मैं ऐसे ही कर लेता। ठीक है, तो ये लास्ट में अगर रूट में ऐसे बड़ी वैल्यू रहे, साथ के साथ सिंप्लीफाई मत करो, अगर क्यूब करना है बाद में कर लिया करो। चलते हैं आगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का फिर से क्वेश्चन आ गया मेरे पास। 2 साइन स्क्वायर 38 सेक स्क्वायर 52 कोस स्क्वायर 64 साइन स्क्वायर 26 और ये दे रखा है, ऐसे डिनोमिनेटर में दे रखा है, सोल्व करके बताना आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, साइन ए सेक बी 1 के बराबर होता है इफ a प्लस बी 90 हो एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, राइट, बताया था। आप देखो यहाँ पे साइन और सेक एक साथ दे रखे हैं 38 और 52 क्या दे रखे हैं, इन दोनों का सम 90 बन गया, तो ये दोनों तो 1 बन जाएंगे, तो बचेगा 2 खाली। ऐसे कोस 24 है मेरे पास, साइन 26 है, तो कोस इंटू साइन, अब इसे कन्वर्ट करेंगे मेरे पास तो वैल्यू कितनी आएगी। अब ये कोस और साइन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो कुछ नहीं था, तो साइन 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 64 लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस 26 बल्कि, और ये बन जाएगा कोस 64। तो ये कोस स्क्वायर 64 बनेगा, ये साइन स्क्वायर 64, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के बराबर होता, तो ये आ जाएगा 1। मेरे पास टेन स्क्वायर 23 है, यहाँ पे कोट स्क्वायर 23 है, कोसेक स्क्वायर 67 है, सेक स्क्वायर 67 है। कैसे सोल्व करेंगे, आप किसी को भी कन्वर्ट कर लो, या तो मैं सेक को कन्वर्ट कर लेता हूँ, सेक स्क्वायर 67 किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, या क्या ये कोसेक स्क्वायर 23 के बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा करके, और ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 67 कोट स्क्वायर 23 में, सेक स्क्वायर 23 में। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन लगा लो, ये मेरे पास टेन स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 23 है, क्या ये -1 के बराबर आ जाएगा, ये माइनस का साइन है यहाँ पे, और ऐसे ही कोट स्क्वायर 23 माइनस कोसेक स्क्वायर 23 ये भी -1 के बराबर, तो 3 डिवाइडेड बाई -2 -2/3 मेरा -3/2 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, खत्म। चलें आगे, काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, क्वेश्चन आते खत्म करने वाली चीज है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या था, 27x प्लस वाई का क्यूब माइनस 8x माइनस वाई का क्यूब किसके बराबर, x प्लस वाई बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। हमें वैल्यू बतानी है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर a प्लस बी माइनस सी बताना है, देखो ये बहुत सिंपल सी टर्म दे रखी है a प्लस बी माइनस सी, क्या मैं x और y की कुछ ऐसी वैल्यू ढूंढ सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर जिससे कि मुझे डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाए। आप देखो ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x को 1 कर दूं, y को -1 कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा जल्दी बताओ। क्या ये मेरे पास a 1 का स्क्वायर a मिल जाएगा, यहाँ पे b 1 -1 का होल स्क्वायर b मिल जाएगा प्लस में, और यहाँ पे c 1 इंटू -1, तो ये -1 देगा, तो क्या ये -c मिल जाएगा। जो मुझे चाहिए वो डायरेक्टली यहाँ से मिल रहा है, x और y की वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो अगर आप हिट एंड ट्रायल से अगर x और y की वैल्यू एज्यूम कर पाए तो आपको आंसर मिल जाता है। ये बेसिक वैल्यू है जो मैंने 50 टॉप क्वेश्चंस करवाए थे अलजेब्रा के टीसीएस के आने के बाद, उसमें भी ये चीज समझाई थी, बेसिक से भी करवाया था कैसे करना, तो वहां पे देखना बेसिक के लिए, वरना इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। x को मैंने 1 रखा, y को -1, तो ये मेरे पास 1 इंटू में -1 इंटू 5, ये मेरे दे देगा -5, तो याद वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, ऐसे इधर सोल्व कर लो आप। 27, ये तो मेरा 0 बन जाएगा, 0 का क्यूब 0, तो यहाँ तो बचेगा 0 -8, 1 माइनस -1 तो बनेगा 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 तो एलिमिनेट हो ही गया, ये 64 भाग 4 आ जाएगा 16,
ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 16। क्वेश्चन हो गया खत्म। और क्या कर सकते थे, देखो अब मैंने x को 1 माना है, y को -1 माना है। आप चाहते तो इस क्वेश्चन में x को -1 रख लेते, y को 1 रख लेते, तब भी मेरे पास यही रिजल्ट आता। देखो जरा, ये मेरे पास a बनता, -1 का होल स्क्वायर 1 तो a, ये b ही रहता 1 का होल स्क्वायर इंटू में b, ये 1 बनता, b बनता, और ये 1 इंटू -1 अगेन -c। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, x को -1 b y को 1, तब भी सेम भी आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक पर्सन है, उसे 160 किलोमीटर चलने हैं 15 घंटे के अंदर। इसने क्या करा, 4/5 डिस्टेंस कवर कर लिया 2/3 आवर्स के अंदर, 2/3 टाइम के अंदर। तो हमें बताना है उसे किस स्पीड से चलना चाहिए कि जिससे कि वो रिमेनिंग डिस्टेंस रिमेनिंग टाइम में कवर करे। वेरी इजी क्वेश्चन। 160 किलोमीटर उसे जाना था 15 घंटे के अंदर, 4/5 डिस्टेंस कवर कर लिया टोटल का, तो कितना डिस्टेंस बचा होगा 1/5, तो डिस्टेंस कितना बचा 1/5 ऑफ 160, ये आ गया मेरे पास 32 किलोमीटर। इतनी जर्नी उसकी बची हुई है। टोटल टाइम का 2/3 टाइम यूज कर चुका है, बचा हुआ टाइम कितना होगा 1/3 बचेगा। तो 1/3 इंटू में 15 करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बार। 5 घंटे में 32 किलोमीटर चलने, तो स्पीड क्या होगी 32/5, और ये हो जाएगा मेरे पास 6.4। इस स्पीड से चलेगा तो बचा हुआ डिस्टेंस बचे हुए टाइम में कवर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है जो एवरेज है ना 5 पॉजिटिव नंबर का, वो दे रखा है मुझे 56। फर्स्ट नंबर क्या है 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स। हमें बताना है एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर क्या होगा। ठीक, तो देखो पहला नंबर चौथे बाद के 4 नंबर मिला के 5 नंबर बना रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, या तो हम ये करें कि पांचों नंबर को A B C D E ले लें, वरना मेरा टारगेट क्या होता है, मैं ये जब पहले नंबर और 4 नंबर को एक साथ ही कंसिडर कर रहे हैं, तो पहले नंबर को तो A मान लिया, बाद के 4 नंबर को क्या मैं कह सकता हूं, इनका सम जो होगा उसे S4 मान लूं। ये मेरा S4 क्या है, ये B प्लस C प्लस D प्लस E है। ठीक, क्वेश्चन में कहता है एवरेज ऑफ द 5 पॉजिटिव नंबर्स इज 56। 5 पॉजिटिव नंबर का एवरेज 56 है, तो सम कितना होगा आपका होगा A प्लस S4। ये किसके बराबर होगा 56 इंटू में 5 के। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है 3/4 है ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर। तो फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ लास्ट 4 नंबर किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास 3/4 के बराबर हो जाएगा। हमसे बताना है एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर, मतलब S4 डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू मुझे बतानी है, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, अब सोल्व करेंगे तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब एक चीज बताओ, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे S4 डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू बतानी है। अगर ये A डिवाइडेड बाय S4 दे रखा है, तो ये पांचों नंबर का सम हो जाएगा एक तरीके से, पहला नंबर और लास्ट के 4 नंबर, तो पांचों नंबर का सम कितना है 7 रेशियो। और यहाँ पे आप देखोगे ये पांचों नंबर का सम कितना दे रखा है 56 इंटू में 5, तो 7 रेशियो मेरा 56 इंटू में 5 के बराबर है। 7 से काटूंगा तो 8 जाएगा, 8 इंटू 5 40, तो एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास 40 हो गई। S4 मेरे पास कितने रेशियो के बराबर है, क्या ये 4 रेशियो के बराबर है, और मुझे S4 डिवाइडेड बाय 4 बताना है, तो मुझे एक रेशियो की वैल्यू ही बतानी थी कहीं ना कहीं। एक रेशियो क्या होगा, क्या ये मेरा S4 डिवाइडेड बाय 4 ही है, तो एक रेशियो किसके बराबर 40 के बराबर। क्वेश्चन हो गया खत्म। एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर मेरा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। दोबारा देखना अगर समझ नहीं आया तो, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे S4 डिवाइडेड बाय 4 निकालना, तो मैंने यहीं से देख लिया 4 रेशियो की वैल्यू निकालता है, इससे अच्छा 4 रेशियो की वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ता, तो एक रेशियो की वैल्यू जो है वही मेरा आंसर है। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 20 to 40 मीटर हाई। एक मेरे पास हिल है जो कि 240 मीटर हाई दे रखी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पोल आर 30 एंड 60। एक पोल बना दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे, एक मेरा 30 है और एक मेरा 60 है। तो आप एक चीज बताओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम इस लाइन से नाप रहे होते हैं जनरली। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये वाला एंगल क्या होगा, ये बड़ा है 60 होगा, ये 30 होगा। अगर ये दोनों मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं पोल और माउंटेन, तो आप क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दोगे। यहाँ पे अगर मैं ये लाइन पैरेलली ड्रॉ कर लूँ और ये भी पैरेलली मिला दूँ, तो आप कहोगे ये वाला एंगल जो 60 है ये इसके बराबर होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर ही होता है, वो हमें पता है, बस समझाने के लिए मैंने कर दिया। ये 30 है तो ये वाला एंगल मेरे पास 30 आ जाएगा। ठीक, आगे क्या कहता है हमसे क्वेश्चन में,
हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। पोल की हाइट को मैं मान लेता हूं h है, डिस्टेंस फ्रॉम द हिल ये मान लेते हैं हम है x। इनका डिफरेंस बताओ क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, पहले ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। ये मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है, 240 दे रखा है। जब 60 का होता है तो रेशियो कैसे स्प्लिट होता है? अगर 60 डिग्री यहाँ पे एंगल दे रखा हो तो आप कहोगे ये 1 रेशियो होता है, तो मेरे पास ये होता है √3 रेशियो और ये होता है 2 रेशियो। ऐसे ही अगर मेरे पास ये हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ते ही हैं हम, अगर ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल होता है तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है? ये 1 रेशियो होता है, ये √3 रेशियो होता है और ये मेरे पास 2 रेशियो होता है। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस मैंने आपको बेसिक से करा भी रखा है चैनल पे। आप देखोगे यहाँ पे ये 60 है, तो 60 के सामने 240 है तो ये √3 रेशियो हो गया, तो ये 1 रेशियो होगा। ये कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई √3 और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 80√3। अगर ये 80√3 आ गई तो 30 डिग्री के केस में क्या होता है? ये मेरा √3 रेशियो होता है और यहाँ पे सामने 1 रेशियो होता है, तो ये 80√3 है तो ये कितना हो जाएगा? क्या ये 80 हो जाएगा? अगर ये 80 हो गया, ये 240 हो गया, यहाँ से 240 में से 80 को हटा दूं तो क्या ये 240 आ जाएगा? तो मेरे पास हाइट ऑफ पोल है 240 और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड माउंटेन हिल मुझे कितना दे रखा है? 80√3। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 240 बड़ा है 80√3 से। दिस इज माई आंसर। 80 को कॉमन ले लो, 3 माइनस √3। क्वेश्चन हो गया खत्म। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना। ये 80 घटाऊंगा तो 160 ही तो बचेगा ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास 160 माइनस 80√3 और ये आ जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, 2 बड़ा होता है √3 से, इसलिए ऐसे लिखा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है जो मंथली सैलरी है ना वो ए और बी की हमें सेम दे रखी है। ए बी सी अपनी सैलरी का 10%, 8% और 9% डोनेट करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट में। जो डिफरेंस है ए और बी की डोनेशन में वो 400 रुपये दे रखा है। ए और बी की टोटल डोनेशन 900 रुपये ज़्यादा है सी की टोटल डोनेशन से। हमें बताना है मंथली सैलरी ऑफ सी क्या होगी। ठीक, तो कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा, अगर ए और बी की टोटल डोनेशन सेम है, मतलब टोटल सैलरी सेम है, तो इनकी सैलरी को मैं 100% मान लेता हूँ। तो इन ए की सैलरी ए ने डोनेट करा 10%, बी ने डोनेट करा 8%। इनकी डोनेशन का डिफरेंस 400 दे रखा है, तो 8 माइनस 10 माइनस 8, 2% मेरे पास किसके बराबर? 400 के बराबर हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? मेरे पास 200 के बराबर। अगर आप पूरी सैलरी निकालते हैं इनकी 100%, जो कि इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो 100% निकालता तो ए और बी की सैलरी कितनी आ जाती? 100 से गुना कर देता 200 में, तो ए और बी की सैलरी मेरे पास कितनी हो जाती? 20-20 हजार रुपए हो जाती। क्वेश्चन में कहता है जो डोनेशन है ना ए और बी की, वो 900 रुपए ज्यादा है किससे? सी की डोनेशन से। तो ए और बी की डोनेशन कितनी हो गई मेरे पास? 400 रुपए। सॉरी, ए की डोनेशन है 10%, बी की डोनेशन है 8%। कंबाइंड डोनेशन कितनी हो जाएगी दोनों की? 18%। 1% की वैल्यू 200 है, तो 18% की वैल्यू 18 इंटू 200। ए और बी की टोटल डोनेशन, ये सी की डोनेशन से 900 रुपए ज्यादा है, तो सी की डोनेशन कितनी दे रखी है हमें? 9%। तो 9% ऑफ इनकम ऑफ सी प्लस मेरे पास 900। क्या यहाँ से सी की वैल्यू निकाल दूंगा, क्वेश्चन खत्म। 18 दूनी 36, 3600 में से 900 घटाया 2700, 2700 मेरा बराबर हो गया 9% ऑफ सी। 9 से काटूंगा तो ये आ गया 300। 1% सी 300 के बराबर, 100% सी किसके बराबर होगा? 300 इंटू 100, 30,000 के बराबर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है जो न्यूमरेटर है ना एक फ्रैक्शन का, वो 3 ज्यादा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर मैं 5 को ऐड कर दूं न्यूमरेटर में एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं किससे? डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन बन जाता है 8/3। ओरिजिनल फ्रैक्शन को अगर मैं 5 1/2 से डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन जो बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक, तो वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकता हूं, लेकिन अगर आप एग्जाम में ऑप्शन से ज्यादा घुसोगे ना इन क्वेश्चंस में, अगर 2 ऑप्शन सेम से दिख गए तो फंसने के चांसेस रहते हैं। तो मैं कहता हूं आप बेसिक से करो। अगर सिंपल क्वेश्चन है, आपने बेसिक से उसे कई बार पढ़ रखा, तो आप बेसिक से ही करो।
देखो क्वेश्चन में कहता है जो न्यूमरेटर है 3 ज्यादा डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर को मैंने मान लिया x और न्यूमरेटर को कितना मान लिया मैंने, x+3 मान लिया। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। अब आगे क्वेश्चन में कहता है मैंने क्या करा, 5 को ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, 5 को ऐड कर दूंगा न्यूमरेटर में तो x+3+5, क्या ये x+8 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या ये मेरे पास x-2 बन जाएगा, और जो फ्रैक्शन बना वो मेरा बना 8/3। सोल्व करके बता दो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 8x आएगा, यहाँ पे मेरे पास 3x आएगा, बचेगा कितना 5x। यहाँ पे 8×3 = 24 आएगा, और यहाँ पे 16 उसको 24 में जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 40। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 8+3 11, और ये हो जाएगा मेरे पास भाग 8। ओरिजिनल फ्रैक्शन इतना था। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन को अगर मैं डिवाइड कर दूं 5/1/2, 5/1/2 का मतलब क्या होता है, ये 11/2 बनेगा, इससे डिवाइड कर दिया तो नया फ्रैक्शन जो बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सोल्व करना है। अब डिवीजन अगर है तो पैरेलली काट देते हैं, 11 से 11 कटेगा, यहाँ से काटूंगा तो 4 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरे पास आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से रहा, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ते रहो निकालते रहो। चलता हूँ आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक पूरा मुझे पैटर्न दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फाइनल आंसर बताने की क्या होगा, और आंसर जो है मेरा परसेंटेज में ही दे रखा है, तो मुझे 1% की जरूरत पड़ेगी सोल्व करते टाइम। तो 1% को तो मैंने अलग कर लिया, ये 25 वाला परसेंटेज है ना, इसे अलग रख लिया मैंने। ठीक है, संभाल के रख लेते हैं 25%, आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, मेरे पास क्या है 25, और सारी जगह ऑफ है तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 25 इंटू में 50%, इंटू में 30%, और इंटू में 150 है। ऑफ ही है तो सारा में कुछ सोचना ही नहीं कौन सा पहले मल्टीप्लाई करना है। और ये 40% है, इंटू में मेरे पास 2250। सबसे पहले तो परसेंटेज के सिंबल को एलिमिनेट करते हैं, ये 40% था तो यहाँ से एक परसेंटेज का सिंबल मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब सोल्व करना तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। 50% को आप चाहो तो यहाँ पे ये परसेंटेज हटाने के लिए मैं यहाँ पे नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास आ गया ये। अब सोल्व करो, देखो 0 से 0 कटेगा, 15 से काटूंगा 225 तो यहाँ पे बचेगा 15। ये 50 है, 50 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास 2। 1 0 से मेरी 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे 4 दूनी 8 है, यहाँ पे 15, 25 इंटू 3 है। ठीक है, 3 से काटूंगा तो ये 5 बचेगा, 5 से काटूंगा तो ये 5 बचेगा। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 5/8 बचा, और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे रखा है। 5/8 किसके बराबर होता है, क्या ये 0.625 के बराबर होता है, और इसी के आगे परसेंटेज लग गया तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ये सिंपल टाइप था, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार तो बहुत कैलकुलेटिव आ जाते हैं, ये तो बहुत सिंपल, 1% बाहर रखना था तो बाहर रख लिया, बाकी अपना क्वेश्चन को सोल्व कर लिया बेसिक से। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक डीलर है ना जो अपनी गुड्स को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क करके चलता है, 60% गुड्स को बेच देता है 10% के डिस्काउंट पे एमआरपी पे, और बाकी जो बची हुई आइटम्स है उसे 50% डिस्काउंट पे बेचता है एमआरपी के। हमें बताना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के इस टाइप के क्वेश्चन है उनमें सिंपल क्वेश्चन में से ही एक है ये। अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस को एक वस्तु का मैं मान लेता हूँ 100 रुपए। ठीक है, तो 40% मार्कअप करा तो एमआरपी कितना हो जाएगा मेरे पास, एमआरपी हो जाएगा 140 रुपए। ठीक है, ठीक, अब उसने क्या करा 60% आइटम्स को अलग बेच रहा है और बचे हुए आइटम्स को अलग बेच रहा है। तो 60% और 40% की अगर मैं बात करूंगा तो मैं मान लेता हूँ 60% को 3 रेशियो और 2 रेशियो आइटम को अलग कर लिया, टोटल आइटम मेरे पास हो गई 5। ठीक है, 3 आइटम को वो बेचता है कितने पे, वो बेचता है 10% का डिस्काउंट देके एमआरपी पे। एमआरपी कितना है मेरे पास 140 रुपए, इस पे 10% का डिस्काउंट दे देगा तो कितने का बेचेगा, 126 रुपए का बेचेगा। आप कहोगे प्रॉफिट कितना कमा रहा है, क्या वो 26 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना था 100 था, 126 का बेच रहा है, तो 3 आइटम पे तो वो 26 रुपए का फायदा कमा रहा है। बचे हुए जो 2 आइटम है, रिमेनिंग आइटम से वो 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो इस पे 50% डिस्काउंट दे दूंगा एमआरपी पे, तो कितने का बेच रहा है वो 70 का बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस था मेरा 100, तो क्या 30 रुपए का नुकसान दे रहा है वो एक आर्टिकल को बेचने पे। ठीक है, तो अगर मैं टोटल देखता हूं 5 आर्टिकल पे वो कितने का नुकसान दे देगा, आप कहोगे 3 पे 26 रुपए का मतलब 78 रुपए का, तो यहाँ पे नुकसान हुआ। 2 आर्टिकल पे -30 मतलब ये मेरे पास नुकसान हुआ कितने का, -60 का। तो ओवरऑल अगर मैं 5 आर्टिकल पे देखता हूँ तो फायदा कितने का होगा 5 आर्टिकल पे मिला के, 78 में से अगर मैं 60 घटा दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बचती है 18।
ठीक है। तो 5 आर्टिकल पे उसे फायदा हो रहा है 18 रुपए का। तो एक आर्टिकल पे कितने का फायदा होगा? आप कहोगे एक आर्टिकल में, मैं 5 आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, 5 आर्टिकल पे एक्स का फायदा हो रहा है, तो 5x मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक आर्टिकल पे फायदा होगा, 18 को 5 से विभाजित करा तो ये आएगा 3.6% का। एक आर्टिकल पे 3.6% का फायदा हो रहा है एवरेज के अंदर, तो हमसे यही बताना था परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो आप कहोगे प्रॉफिट होगा मुझे 3.6% का। ठीक। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक से किया, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करे, मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया। अब एक आर्टिकल पे 3.6 रुपीज का मुझे फायदा हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा? 3.6% का। तो एवरेज में जो प्रॉफिट है मेरा 3.6% का आ गया। ठीक है। आप चाहो तो इसमें डेविएशन का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, कई बार अगर ज्यादा वैल्यूज होती तो हम डेविएशन वगैरह कुछ और ट्राई भी कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। वरना हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे सिंपल है, इसे हम ऐसे ही सोल्व कर रहे हैं, परसेंटेज में भी चीजों को लेके चल सकते थे हम, कि डायरेक्टली जो आंसर आता हमारा परसेंटेज में निकल जाता। ठीक। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सक्सेसिव लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने मतलब ऐसे ही कॉस्ट प्राइस को एमआरपी में कन्वर्ट करा, फिर अपना सेलिंग प्राइस निकाला, उस पर देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस। जो ये 26 और -30 वैल्यू दे रखी थी, आप इसे निकालने के लिए और क्या कर सकते थे? आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर पहले मैं एक आर्टिकल को 40% मार्कअप कर रहा हूं, और फर्स्ट केस में मैंने डिस्काउंट दिया कितने का? फर्स्ट केस में 10% का डिस्काउंट दिया, और सेकंड केस में क्या करा मैंने? 50% का डिस्काउंट दिया, राइट। तो हमारे पास नेट चेंज कितना आएगा? ये पहले 40% अबव वैल्यू बढ़ाई, फिर 10% कम और 50% कम में बेची, तो ये सक्सेसिव हो जाएगा 40 -10 प्लस 40 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये वाली वैल्यू आप निकालोगे तो सोल्व करके 30 -4 ये आ जाएगी 26। तो यहाँ पे 26 का फायदा डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते थे। अगर परसेंटेज में देखते ये 40 है, मेरे पास 50 है, तो आप कहते 40 -50 प्लस 40 इंटू में -50 डिवाइडेड बाई 100। आप ऐसे भी देख सकते थे, ये वैल्यू मेरे पास कितनी होती? -10, और ये मैं करता तो 40 इंटू 50 200 -10 और -20 -30 का नुकसान। यहाँ पे 26 का फायदा, यहाँ पे -30 का नुकसान। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे वाला। ये चीज हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज थोड़ी मुश्किल हो। ठीक है। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज थी तो ज्यादा हमने बेसिक से ही कर लिया। अगर वैल्यूज मुश्किल होती, मान लो मार्कअप कहता है कि मार्कअप 35% का है, उसके बाद एक पे मैंने 27% का डिस्काउंट दिया, एक पे 28% का डिस्काउंट दिया, या कुछ ऐसा कुछ वैल्यूज होती खतरनाक सी, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं डायरेक्टली नहीं कर पाता। उस केस में मैं फिर ये फॉर्मूला यूज करता निकालने के लिए कि नेट डिस्काउंट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। ठीक है। चलते हैं आगे। देखो क्या दे रखा है हमें, एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 50 यूनिट है, और एरिया दे रखा है हमें 150 है। हमें बताना है लेंथ क्या होगी शॉर्टर साइड की। ठीक। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास लेंथ होगी, ये मेरे पास विड्थ होगी। अगर हमारे पास पेरीमीटर इसका 50 दे रखा है, तो पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, ये 50 के बराबर। l प्लस बी की वैल्यू कितनी? 25। एरिया दे रखा है 150, तो l इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। क्या आप गैस कर सकते हो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या क्या होंगी? आप कह सकते हो कौन सी दो वैल्यू जिन्हें मल्टीप्लाई करके 150 मिले, सम करके 25 मिले? तो आप डायरेक्टली कह सकते हो सर ये 15 रख लो, ये 10 रख लो। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 15 और ये 10, 15 प्लस 10 25 हो गया, 15 इंटू 10 150 हो गया। हमसे पूछा लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। ठीक है। लेंथ मत बताना है यहाँ पे, शॉर्टर साइड कौन सी है इनमें से, लेंथ और ब्रेथ में से ब्रेथ छोटी है 10, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, खत्म। ठीक है। बेसिक से क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, कि क्वाड्रेटिक बना के बचपन में जैसे करते थे वैसे सोल्व कर रहे हो, नहीं। डायरेक्टली सोचो कि क्या वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, वही आंसर हो जाएगा, वरना ऑप्शंस की मदद ले लो। क्वेश्चन में कहता है ए ने एक वॉच सोल्ड करी बी को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। बी ने सी को सोल्ड कर दी 30% के प्रॉफिट पे। सी ने आगे बेचा डी को 10% के प्रॉफिट लॉस पे। क्वेश्चन में आगे कहता है कि जो बी का प्रॉफिट है वो 80 रुपए ज्यादा है किससे? ए के प्रॉफिट से। तो हमें बताना है डी ने कितने रुपए की इस वॉच को खरीदा होगा। ठीक है। तो मैंने मान लेता हूं, आप यहाँ पे कुछ लोग इसे 100 मान के कर लेते हैं कि ए ने वॉच को कितने रुपए का खरीदा, 100 रुपए का खरीदा, फिर आगे 100 में से चेंज करते रहते हैं, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं मेथड यूज करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगर डिफिकल्ट वैल्यूज आ गई तब भी जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो काम कर जाएगा। तो मैं कौन सा मेथड यूज करता हूँ पहले मैं वो बताता हूँ, फिर जो जनरली सब यूज कर रहे होते हैं, कुछ लोग आपको मिलेंगे कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट 100 मान के कर रहे हैं, वो पॉइंट में ज्यादा अच्छे से खेल पाते हैं तो वो वैसे कर लेते हैं। तो मैं दोनों तरीके बता दूंगा। पहले मैं बेसिक से बता, मैंने कहा ए को जो वॉच पड़ी वो ए रुपीज की पड़ी,
बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे पास? क्या ये 6/5 का बेचेगा बी को इतने की पड़ेगी वॉच। आगे क्या था, बी ने बेची सी को 30% के प्रॉफिट पे, तो बी अगर आगे सी को बेचेगा 30% पे, तो बी बेचेगा सी को कितने का? 13/10 पे। तो ये मेरे पास बी का कॉस्ट प्राइस है, यहां तक मेरे पास सी का कॉस्ट प्राइस आ गया। आगे कहता है सी ने इसे खरीदा सी ने इसे बेचा 10% के लॉस पे, तो कितने का बेचेगा? 9/10 का बेचेगा। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गई? डी का कॉस्ट प्राइस हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन में कहता है जो बी का प्रॉफिट है ना वो 80 रुपए ज्यादा है किससे? ए के प्रॉफिट से। अच्छा, ए का प्रॉफिट कितना था? 20% था किसका? उसके जितने का उसने खरीदा था। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मैं कह सकता हूँ ए का 20%, ए का 20% कितना होगा? 1/5 होगा। ठीक। अगर मैं बात करूं जो बी का प्रॉफिट है, आप बताओ बी का कॉस्ट प्राइस इतना है, बी का प्रॉफिट परसेंट मुझे दे रखा है 30%, तो बी का प्रॉफिट कितना होगा? ए इंटू में 6/5, इसका 30% निकालूंगा मतलब 3/10। ये बी का प्रॉफिट है। बी का प्रॉफिट ए के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है? 80 ज्यादा है। तो यहाँ पे ए के प्रॉफिट को अगर मैं फिलहाल साइड करूं, तो यहाँ पे बी के प्रॉफिट में से ए के प्रॉफिट को मैं घटा दूं, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 80 के बराबर आ जाएगी। यहाँ से सोल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। ए 1/5 को आप कॉमन ले सकते हो चाहो तो, मेरे पास बचेगा यहाँ पे 3/5 इधर बचेगा, और यहाँ पे -1। ये मेरा 80 के बराबर आ गया। सोल्व करूंगा, 1 सेकेंड। यही होगा ना, ये 2 से काटा 9/5 है, सॉरी। तो यहाँ पे सोल्व करूंगा तो ये 4/5 बचेगा। तो a इंटू में 1/5 इंटू में 4/5, ये 80 के बराबर हो गया। सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? हो सकता है आपको यहाँ पे नीचे ना दिख रहा हो, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4 से काटा तो 20, और 20 इंटू 25 कितना हो जाएगा मेरे पास? 500। तो ए की वैल्यू आ गई 500। अगर ए की वैल्यू 500 है तो डी का कॉस्ट प्राइस बताना है, तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 500 इंटू 6 इंटू 13 इंटू 9/5 इंटू 10 इंटू 10। तो ये तो 500 ही है नीचे, ये भी 500 है, कट गया। इन सबको सोल्व कर लो, यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दो दो ऑप्शन की मैच कर रही है तो कुछ फायदा नहीं है, पूरा ही मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू 13 करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 78 आ जाएगी, इंटू में 9, 72 7 कैरी फॉरवर्ड 63 और 7 700। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया? डी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, कई बार आप इस क्वेश्चन का, ये सीजीएल 2019 टीयर 2 का ही क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपने ऐसा भी देखा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू को आपने 100 मान लिया। ठीक है, अब ए ने वॉच बेची बी को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। तो ए को इतने की पड़ी, बी को कितने की बेचेंगे? 20% का प्रॉफिट लगा दिया, बी को बेचा 120 का। ए का प्रॉफिट यहाँ पे कितना रुपए है? 20 रुपए हो गया। अब आगे क्या था, बी ने सी को बेची 30% के प्रॉफिट पे, तो 20 सी को बेचेगा, इस पे 30% का प्रॉफिट लगाऊंगा, तो 30% कितना हो जाएगा मेरे पास? इसका 30% क्या है? 36 बन जाएगा। 36 लगा दूंगा तो यहाँ पे 156 का बेचा सी को, तो बी का प्रॉफिट कितना हो गया? 36 रुपए। ये ए का प्रॉफिट था। अब सी ने आगे आर्टिकल डी को बेचा कितने का? 10% के लॉस पे। 10% के लॉस पे बेचा तो डी को कितने का बेचा होगा? इसके 9/10 का। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? सोल्व कर लो, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, एक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 9×6 = 54 हो जाएगा मेरे पास। या फिर आप रेशियो में ही रख सकते हो कि यहाँ पे, चलो मैं इसे रख लेता हूँ, मुझे जो डी की वैल्यू आएगी 156 इंटू में 9/10, इसकी वैल्यू फाइनली बतानी है। हमें दे रखा है जो ए के और बी के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है वो कितने का है? वो 80 का है। तो यहाँ पे ये 20 है, ये 36 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 16। 16 किसके बराबर हो गया? 80 के बराबर हो गया। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। अगर एक रेशियो 5 के बराबर, तो इसे सिंप्लीफाई करके बताना आंसर क्या होगा। तो ये वैल्यू 156 इंटू में 9/10 इंटू में मेरे पास 5 से गुना कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा, इसे 156 को 2 से काटूंगा तो ये वैल्यू 78 आ जाएगी, और 78 इंटू 9 अभी हमने मल्टीप्लाई किया ही था, ये आ जाएगा 702। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। देखो जरा, ठीक है, तो ये वाला इस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा इजी लगा हमें मेथड, बट अगर वैल्यूज को थोड़ा और ट्विस्ट कर दिया जाए, यहाँ पे जो 20-30% ये सिंपल वैल्यूज थे तो हो रहा था, अगर यहाँ पे ई और ले लेते हम,
और उसमें थोड़ा और बदलाव कर सकते थे, तो हो सकता था थोड़ा मुश्किल मेथड बन जाए। तो बाकी जिस मेथड से आपने प्रैक्टिस करी आप उस मेथड से चलें, ये मेथड भी यूज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जनरली जो मेथड यूज करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में वो ये होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, ये यहाँ पे ना एक कंपनी है जिसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जो एक्सपोर्ट किए हैं 2017 और 2018 के अंदर, वो दिखा रखा है। 5 तरह के व्हीकल्स हमारे पास, ए बी सी डी एंड। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2017 ऑफ बी सी एंड डी। 2017 के अंदर बी, सी और डी के टोटल आर्टिकल्स कितने एक्सपोर्ट हुए? 30 जमा 38 जमा 32, 38 जमा 32 70 जमा 30, तो 100 हो गया मेरे पास ये तो। टू डेट ऑफ द व्हीकल्स रेशियो में पूछा है किसका, जो एक्सपोर्ट हुए 2018 में एडीई के। तो 2018 ये है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास डी है और ये मेरे पास ई है। कितना हो जाएगा? 47 जमा 43 तो 90 बन गया, 90 और 35 125 बन गया। सोल्व कर रहे 25 से कट गया 4:5, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, वैसे जैसे मैंने यहाँ पे 100 निकाला था मेरा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो चुका था, क्योंकि जैसे मैंने देखा 100, तो अगर न्यूमरेटर मेरा 100 आ रहा है तो जो भी रेशियो में आएगा मुझे वो क्या होगा, 100 का ही एक फैक्टर होगा। और अगर मैं चारों ऑप्शन देखता तो ये मेरा 600 का फैक्टर नहीं है, 700 का फैक्टर नहीं है, 400 का फैक्टर है, ये आंसर हो सकता है, और 1800 का फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होता अगर मैं खाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू भी निकाल लेता। ये चीज भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है जो एवरेज एक्सपोर्ट है व्हीकल्स का 2018 के अंदर, वो कितने परसेंट ज्यादा है जो एक्सपोर्ट है व्हीकल ए का 2017 के अंदर। ठीक है, व्हीकल ए का 2017 के अंदर एक्सपोर्ट है हमारे पास 25, और एवरेज एक्सपोर्ट निकालना है 2018 का। तो ये 35 हुआ, 45 हुआ, ये तो बन गया 80, 130 बन गया ये, और 130 और 90 ये बन गया 220। 220 टोटल एक्सपोर्ट है 2018 में। एवरेज निकालूंगा तो 5 से भाग दे दूंगा तो ये वैल्यू वैल्यू आ जाएगी 44। कितने परसेंट ज्यादा ये बताना है। तो आप देखोगे 25 था, यहाँ पे एवरेज एक्सपोर्ट 44 है। कितना ज्यादा है मेरे पास, ये 19 ज्यादा है। तो 19 भाग 25 इंटू में 100 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से काटूंगा 4, 19 इंटू 4 ये हो जाएगा 76%। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है जो एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है 2018 के अंदर, वो कौन से व्हीकल का लगभग 32% के बराबर है 2017 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कंपेयर करना है 2017 और 2018 के एक्सपोर्ट को, और बताना है कौन से व्हीकल का लगभग 32% इंक्रीज हुआ है इसके अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का इंक्रीज हुआ है, इसका भी इंक्रीज, 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 अप्रोक्सीमेटली निकालना पड़ेगा। अच्छा, 32% की अगर आप वैल्यू देखोगे, क्या ये मेरे पास 1/3 से थोड़ी सी कम है? स्टिल स्मॉलर देन, बहुत थोड़ा सा कम है 1/3 से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ, आप ध्यान से देखना, ये 25 है, ये मेरे पास 35 है। ठीक है, 25 का 1/3 कितना होगा, क्या ये मेरे पास 8.33 होगा। और यहाँ पे तो ये 25 से बन गया 35, ये तो 10 से ज्यादा वैल्यू बढ़ रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 1/3 से ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया। हमें 1/3 से थोड़ा सा कम चाहिए। ये 30 है, ये 45 है, आप देखोगे कितना इंक्रीमेंट है, ये तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा 50% का इंक्रीमेंट आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये 38 है मेरे पास, ये 50 है। ठीक है, आप देखोगे 38 का 1/3 निकालूंगा मैं, 38 का 1/3 3 से भाग दे दिया तो मेरे पास ये वैल्यू 12.66 होगी। ठीक है, जो मुझे इंक्रीमेंट चाहिए वो 1/3 से थोड़ा सा कम चाहिए, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, इसे प्रोबेबल आंसर है। इसे आप चाहो तो पूरा वेरीफाई करके देख लो कि 32% के आसपास आ रहा है नहीं आ रहा, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये 32 है, ये 43 है, अगर मैं 1/3 निकालता हूँ 32 का, तो क्या ये मेरे पास 10.66 आएगा। ये वैल्यू तो मेरी 10.66 से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, ये तो मेरी 11 वैल्यू बढ़ रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 33 1/3% से थोड़ा सा ज्यादा है, हमें तो उससे कम ही चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये 40 से 47 जा रहा है, तो आप वैसे ही कह दोगे सर ये वाली वैल्यू तो बहुत ही कम परसेंटेज है। 40 का 1/3 निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू 13.33 आएगी, और ये तो 13.33 से आधा ही लगभग जा रहा है, 7 का इंक्रीमेंट है, तो ये तो 16-17% दिख रहा होगा कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट। तो मेरे पास 4 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, तो ऑप्शन नंबर जो सी था वही आंसर हो सकता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद नई क्लास में हम जल्दी मिलेंगे, बाकी शाम को 5 बजे अनअकैडमी पे जो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है वो भी आप अटेंड करें जरूर।
उसमें भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन में कहता है जो टोटल कैंडिडेट्स हैं 2015 के अंदर, वो कितने परसेंट कम है टोटल कैंडिडेट से जो 2013 के अंदर है। तो मैंने क्वेश्चन देखा यहाँ पे हमें, मैंने ये सारी लाइन नहीं पढ़ी, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे रखे हैं 720 हैं। 2015 के अंदर कैंडिडेट 10% है पाई चार्ट में, और 2013 के अंदर 25% है। 2015 में कितने परसेंट कम है ये पूछा गया है। तो आप कहोगे यहाँ पे कितना कम है, अगर ये 25 मान लूँ मैं ये वाली वैल्यू और ये 10 मान लूँ, तो आप कहोगे ये 15 कम है। किस में से? 25 में से, इंटू में 100, खत्म क्वेश्चन। 4 जाएगा, 15 चौक 60, 60%, क्वेश्चन हो गया खत्म।